बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब आपको दो बयान सुनाता हूं मैं। एक AIMIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी जी की, उनकी पार्टी ने एक बयान दिया है और इन्होंने क्रिकेट में धर्म का एंगल ढूंढ निकाला है किसी तरीके से। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सब देखते हैं। सुपर 8 में हमारा जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, भारत मैच हार गया, काफी बुरी तरीके से हारा। पूरा देश को दुख हुआ। अब चिंताएं बढ़ गई हैं कि हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये तो क्रिकेट की प्रॉब्लम है, मतलब क्रिकेटिंग प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं, ये MIM के एक विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी, इनका स्टेटमेंट है। मुफ्ती इस्माइल ने यह कहा कि टीम इंडिया में धर्म देखकर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, हिंदू खिलाड़ियों को ही खिलाया जाता है। अब मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, ये टीम से बाहर हैं। मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं MIM के विधायक कि सिराज और शमी को मौका नहीं दिया, इसलिए टीम इंडिया हारी, और नहीं खिलाओगे तो आगे भी हारती रहेगी। अगर यही पद्धत रहेगी कि सिफारिश पर लोगों को लिया जाएगा और धर्म देख करके लोगों को टीम में जगह दी जाएगी, तो जैसे अभी टीम हारी है इसी हारती रहे। अच्छे खिलाड़ी आप नहीं लोगे, टीम हारेगी। खिलाड़ी अच्छा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, निधर्मी भी हो तो उसको लेना चाहिए। मेरा ये बोलना है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप जो है साइड लाइन कर दे रहे, और सिफारिश पर आने वालों को देख करके, और हिंदू समाज को हैं ये देख के बात है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अच्छा खिलाड़ी हैं, उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये होते, फील्ड पर होते, तो नतीजा कुछ और होता। पूरे देश में तो हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है ना यार, हर लाइन में हमको साइड लाइन किया जा रहा है। पहले तो एक बात बिल्कुल क्लियर जान लीजिए, ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, इनको क्रिकेट का क नहीं पता, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। मैं इनको नहीं जानता, इनकी भाषा समझ गया मैं। जिनको एक पहली से अच्छा याद दिलाया हर्षवर्धन जी ने, पूरे वर्ल्ड कप में पहली हार है, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड कप में पहली हार है, और वो कह रहे हैं कि आपने नहीं खिलाया सिराज को और शमी को तो हारे हो, धर्म देख के आप खिलाते हो। अगर इंडिया ये मैच भी जीत जाती, इंडिया फाइनल भी जीत जाती, मोहम्मद शमी सिराज खेल रहे होते, तब भी माइक इनके पास पहुंचता, तब भी इनको यही कहना था कि सिराज और शमी खेल रहे थे इसीलिए जीते। आप सिचुएशन कैसी भी कर लो, उनका बयान आना ही यह था कि टीम में मुसलमान खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और AIMIM के साथ आप MIM की रैलियां देख लीजिए कभी आप, जब चुनाव होते हैं, अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, उनकी रैलियों में जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, बहुत से लोगों को हमारे यहाँ ये अच्छा लगता है कि कांग्रेस पार्टी या और दूसरी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से मुस्लिम वोट दूर जा रहा है। तो मतलब इससे कि भाई बीजेपी सपोर्टर्स को लगता है कि अच्छा है, और कमजोर होंगी ये पार्टियां, बीजेपी को बढ़त मिलेगी। लेकिन ये नतीजा है, ये सोच है, जहां थोड़ा बहुत, जिसको तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल किया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए, तो ये हैं जिनको क्रिकेट में ये सब दिखाई देता है। सर, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी और सिराज जो है वजू करके जाते हैं तो टीम इंडिया जीत जाती, लेकिन जो यहाँ 11 प्लेयर वजू करके आते थे और उन्हीं के आधार पर जीतती थी, उनको तो हिंदू टीम ने पीट दिया। उन्हीं के यदि परिभाषा को यदि ध्यान में रखा जाए तो वो तो पूरे के पूरे सारे वजू करके आते हैं, वही वजू उनके जिता देता है। नमाज पढ़ लेते हैं मैदान पे, वही उनको जिता देता है, और नमाज पढ़ने के बावजूद भी वो सब पिट जाते हैं मैदान पर। AIM से आप और कुछ उम्मीद नहीं दे सकते हैं। और आपने जैसा कहा, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका जिक्र किया कि भाई क्रिकेट का इनको क नहीं मालूम है। उनके नज़र में सिराज बहुत अच्छा है, शमी बहुत अच्छा है, मेरी नज़र में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो कोच और कैप्टन जानता है ना कि उससे बेहतर इस पिच पर कौन हमारे लिए काम कर सकता है। फास्ट बॉलर हमारे लिए काम कर सकता है, फास्ट बॉलर के साथ हम बैट्समैन या ऑलराउंडर लेकर के जाएंगे। चाहे कितने हमारे पास बैटर, हम लोग भी कह रहे थे कि भाई अक्षर पटेल को खिलाया क्यों नहीं? क्रिकेट की बात ज्यादा सोच ही नहीं रहा हूं, क्रिकेट की बात ही नहीं है। ये जो मैंने दूसरी बात कही उससे आप अगर सहमत नहीं, ये मुस्लिम वोट चाहने वाली AIMIM और मुस्लिम वोट चाहने वाली कोई भी और पार्टी, उनका अंतर है कि नहीं है? ये एक सॉफ्ट किस्म का एक्सट्रीमिज्म है कि नहीं है? देखिए, ये एक्सट्रीमिज्म ही है, और आप इसको आइसोलेटेड मत लीजिए। ये मुस्लिम मानसिकता ही है।
मैं फिर आपसे बार बार ये दोहरा रहा हूं, यदि कुछ भी होता तो ये यही बोलते, नहीं, मैं किसी यही बात करेंगे। ऑनेस्टली मैं किसी कांग्रेसी मुसलमान नेता से ये ऐसी भाषा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। पब्लिक में सुन लीजिए सही, एक मिनट पब्लिकली नहीं बोलेंगे। बहुत जरूरी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, हम सब उनके प्रशंसक थे, और जब फंसे तो कहे मुझे मुसलमान होने की वजह से पर्सनल बात होगी, वो पर्सनल। आप अरे एक ही तो है भाई, कैसे आप अलग अलग देख रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझको मुसलमान होने की वजह से फंसाया गया। AIMIM वाला अभी थोड़ा ज्यादा है, वो कह रहा है टीम में कोई अंतर नहीं आप कह रहे कांग्रेस, मुझे नहीं लगता। आप मुझे बताइए, इरफान खान का भाई यदि बंगाल में चला जाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है बंगाल से, और अधीर रंजन चौधरी जी उनको हमेशा साथ रहे, एक्सट्रीमिस्टों के भी साथ रहे, इसके बावजूद बिहार गए। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच की बात कर रहा हूं, और मैं ये बड़ा क्लियर दिख रहा है कि AIMIM एक अग्रेसिव पिच पर जा रही है, और वो ऐसी बातें हैं जिससे और यूथ जा रहा है उनकी तरफ, मुस्लिम यूथ जा रहा है, ये आपको एक इलेक्शन 2 इलेक्शन में लगातार दिखाई दे रहा है। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं कि क्या ये कोई भाजपा समर्थक भी हो, उसके लिए क्या ये कोई संतोष की बात होगी कि ऐसा आदमी विधायक भी है? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी की लाइन को खींच दिया है कि मुझे किस तरीके से बढ़ना है। और जो महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए थे अभी नगर निगम के, उसमें बात जिस तरीके से कहा कि अगले चुनाव में पूरा हरा कर देना है क्षेत्र को, तो ये बताता है। और मुफ्ती इस्लाम को ये बात पता नहीं कि इसी देश में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान सुपरस्टार बनते हैं, इसी देश की जनता और इतना मोहब्बत करती है और इतना बड़ा स्टार उनको बनाती है, तो वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई अगर इनका क्रिकेटर को, मुस्लिम क्रिकेटर को आप खिला लेते तो भारत के मैच जीत जाती। ये हद दर्जे की बेशर्मी है कि आप खेल को भी इस तरीके से बंटवारे के रूप में देख रहे हो। खेल में आप विभाजनकारी लेकर आ रहे हो, समाज को आप बांटने का काम कर रहे हो, खेल को आप बांट रहे हो। मुझे लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कम से कम ओवैसी साहब तो कम से कम माफी मांगे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि खेल में इस तरीके से बंटवारे की उन्होंने बात। एक अगला बयान भी सुनाता हूं, दूसरी तरफ का है, मैंने सुना नहीं है, मैं भी आपके साथ पहली बार सुनूंगा। मुझे टीम ने बताया कि ऐसी बात कही गई है, तो मैंने कहा सुनाते हैं। योगी सरकार में मंत्री है रविंद्र जायसवाल, इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने रविंद्र जायसवाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं, मंत्री है ये। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मुसलमानों को जिहाद के लिए गुमराह किया जाता है। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए, इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा, ये गुमराह किया है। तो मंत्री जी ने एक्चुअली 2 पार्ट हैं इनके बयान के, कि सारे आतंकवादी मुसलमानी क्यों होते हैं और गुमराह किए। एक बार सर दोनों बयानों पर एक कमेंट सर का आ जाए सर। एक तो जो पहले मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे, वो उसका क्रिकेट से तो कोई लेना देना है नहीं, वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उस पर बात कर रहे हैं, और उसमें समी और सिराज को भी मत शामिल कीजिए, बिल्कुल भी उनका नहीं, कोई मतलब ही कोई लेना देना बात के किस तरह से। और क्रिकेट का सिलेक्शन जानते हैं तो वो उनको पता होगा कि जिस दिन टीम के सिलेक्शन की वो आने वाली होती है, मीटिंग हो रही होती है ना, सबका BP बढ़ा हुआ होता है, वो कैप्टन तक का भी, कि वो कैप्टन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन लोग टीम में होंगे। और वो किसी भी सिलेक्शन में आप चले जाइए, क्योंकि सिलेक्शन में तो हमेशा ज्यादा लोग होते हैं ना, और उसमें से सेलेक्ट कम लोग किए जाते हैं। अरे सर, कैप्टन को अगर लगता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, वो BCCI प्रेसिडेंट से भिड़ जाएगा, वो भिड़ जाता है, मुझे ये प्लेयर चाहिए। लेकिन BCCI प्रेसिडेंट देखता है कि इस कैप्टन से काम नहीं चलेगा, तो उसको भी एक मैच से ड्रॉप कर देता है। तो इसलिए कोई इस बात का कोई उससे संबंध नहीं है। और वैसे ही ये मंत्री जी हैं, उनका भी कोई संबंध नहीं है। उनको एंटी मुस्लिम एक वो बात करनी है, वो उस पर बात करते रहते हैं, अपनी बात कर रहे हैं। अब आप उसे जस्टिफाई करते रहें, कहें कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं गुमराह किए जाते हैं आतंकवादी, इस सब का कोई मायने मैं दोनों ही लोगों को कोई बहुत उस तरह से नहीं लेता। सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल जो एरिना है उनका क्षेत्र है, उस हल्के में अपना बात को रखना चाह रहे हैं। अच्छा, योगी जी की एक बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं, क्योंकि कम जाते हैं इसलिए बात ज्यादा हो रही है इस बार। सिंगापुर का दौरा उनका खत्म हो गया, जापान पहुंच गए हैं वो, और यहां विदेश में हर हर महादेव जय श्री राम के नारे गूंजे जहां योगी जी गए। अब टोक्यो में मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया गया जय श्री राम के नारों से, और योगी आदित्यनाथ ने जापान के प्रथम किरण को सूर्यवंश की राजधानी से जोड़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये,
जय जय श्री राम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर। मतलब विदेश में जाके ना भेष बदला ना भाषा। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए तो फुल मार्क्स देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो अपने पहचान को लेकर, अपना जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको लेकर किसी भी तरह की गलती से भी अपराध बोध भाव में नहीं आते हैं। यही तो फर्क है ना नेहरू जी से लेकर आज तक की राजनीति में, और 14 के बाद यही बदला है। लेकिन सिंगापुर की जो यात्रा रही है वो योगी जी की बड़ी शानदार रही। मुझे लगता है कि भाषा और भूषा उससे अलग इतर बात करनी चाहिए। अभी कल ही हमारे एक साथी हैं, उनका वहाँ से मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वो आए और तब से अब तक में 40 मीटिंग कर चुके हैं। एग्जैक्ट उन्होंने नंबर दिया कि 40 मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के साथ भी चूंकि एमओयू हुआ है और इस तरह से डेडिकेटेड होकर सरकार खुद यहाँ खड़ी हो, चीफ मिनिस्टर इस तरह से खड़ा हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गए हैं, केशव मौर्य जी भी गए हैं, सुनील शर्मा जी भी गए हुए, मतलब अलग अलग जगहों पर, नहीं, वो अलग अलग देशों में, वो जर्मनी गए हुए। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, आप इसको कह सकते हैं, एकदम से तुलना भले न करें, लेकिन एक समय में जो नरेंद्र मोदी किया करते थे गुजरात के लिए, वो करते हुए। आप जरा राजनीति की बात करता हूं आपसे। किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक पोस्ट डाला हुआ है, इनको लोग खूब फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो सुन रहे होंगे तो पता चल जाएगा। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग समीकरण बन रहे हैं। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य विदेश यात्रा पर हैं, ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में ही हैं, और लखनऊ में बहुत चर्चा है कि मौर्य जी ने योगी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अरे सौरभ जी, क्या चंडू खाने की खबर है। कुछ मतलब नहीं, सचमुच ये तो फ्रॉड टाइप बात, पता नहीं जिसने भी लिखा हो, लेकिन ये तो फ्रॉड टाइप है। मतलब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये खबर गलत है भैया। नहीं है ऐसी कोई खबर। ये होता है जब कुछ लोगों को, जिनको पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, आप कह रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईश्वर करे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट बचे थोड़ा इस तरह की बात से। जो लोग लखनऊ जानते हैं, पावर कॉरिडोर जानते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। आप इन चीजों को जब शामिल करते हैं तो आपको मतलब पत्रकार के तौर पर रिलेवेंट बने रखने की इस तरह की क्या अफवाह फैलानी पड़ती है क्या? नहीं, ये विशुद्ध इसमें अफवाह क्या है वो तो बता दीजिए। बताइए। कुछ नहीं है तो यही लिख दो, आप समझिए ना इसको। कोई आपको नहीं देख रहा, आप ये बताइए ना क्या है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जैसे था वैसे ही है। जैसा था वैसे ही है। मैं इसमें कोई बट नहीं है, जैसे था वैसे ही है। चलिए, जो दूसरा विवाद और अब ये बड़ा बनता जा रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वाला, शंकराचार्य जी जिनको बहुत लोग मानते हैं, एफआईआर दर्ज हुई उनके ऊपर पॉक्सो केस में, बच्चों के साथ यौन दुष्कर्म का मामला है। बड़ी खबर यह कि प्रयागराज पुलिस ने मेडिकल भी करा लिया है बच्चे का। 2 बच्चों की बात थी, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान पहले हुए थे, अब मेडिकल हुआ है, दोबारा भी बयान होगा ये बताया जा रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, कुछ दिनों के बाद उसका भी मेडिकल कराया जाएगा। तो अब मामला हो गया है गंभीर, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। दफाएं ऐसी हैं सीधी सीधी, उनके और उनके एक खास शिष्य के ऊपर आरोप लगाए यौन दुष्कर्म का। अब इस गिरफ्तारी से राहत लेने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और जन सुनवाई की मांग भी की है। पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, ये भी पता चल रहा है। और अब वो फिलहाल उनका क्या कहना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। और दूसरा, जिन्होंने आज जो मुख्य शिकायत करता है जो व्यक्ति, आशुतोष महाराज, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए, उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। व्यक्ति को, कुकर्मी को शंकराचार्य बोलना एक सनातन के लिए बहुत बड़ा अपमान है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसको शंकराचार्य कहना बंद करो, ये फर्जी कुकर्मी है। अब ये कहीं नहीं बच पाएगा। ये कभी यूपी गवर्नमेंट की पुलिस पे आरोप लगा रहा है। मैं तो कहता हूं तुम कांग्रेस की सरकार जहां है, तुम्हारी पार्टी,
जो तुम जिस पार्टी के गुरु हो उस पार्टी की सरकार की पुलिस से तुम जांच करा लो, वहां से भी नहीं बचोगे। और मैं कह रहा हूँ विश्व में सबसे बड़ी जहां बताते हैं इसको ट्रेंड पुलिस बताया जाता है, आप वहां से जांच करा लो, वहां से भी नहीं बच पाओगे। इतने पर्याप्त सबूत ऐसे साक्ष्य हम दे चुके, मेरे ऊपर आरोप हैं। आप अब इसमें जो गंभीर बात है वो ये है कि एक तो पॉक्सो का मामला, उसमें गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी के बाद जमानत वगैरह बहुत मुश्किल है, गिरफ्तारी तय ही होती है लगभग। दूसरी बात, ये जांच जो हो रही है ये कोर्ट के कहने पे हो रही है, ये मतलब एफआईआर जो हुई है ये कोर्ट के कहने पे हुई है। पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया था, फिर ये जो शिकायत करता है ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, मामला बड़ा गंभीर है। अब ज्यादा हिंदू समाज की चिंता यह है कि एक कुछ आप मानो ना मानो, वो तो अपने नाम के पीछे शंकराचार्य लिख रहे हैं ना, और ऐसे मामले में अगर एक शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है तो मुझे लगता है बहुत दुखद है जो कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगता है नुकसान पहुंचाएगा और सभी को नुकसान पहुंचाएगा। समीर जी बीच में बातचीत में कह रहे थे कि आखिर सभी लोग कोर्ट करेंगे, शंकराचार्य पर यदि इस प्रकार की चीज़ें लग जाती हैं। आप ध्यान दीजिए ना, स्वामी जयंत सरस्वती को दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया था, किसी मौलाना या किसी काजी को आपने गिरफ्तार किया हो ऐसे तो आप बता दीजिएगा। और यहाँ भी यदि मान लिया जाए कि इस प्रकार का आरोप है तो मैं आरोप को नकार भी नहीं रहा हूँ और स्वीकार भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी दोनों ओर से हुई है इसमें सब कुछ संभव है। और वाकई यदि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा किया गया हो तो इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता है। बट वो हम कहने वो मतलब वो assumption भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोर्ट ने कहा, मैंने इसीलिए कहा दोनों बातें चल रही हैं कि यदि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा किया गया हो तो इससे ज़्यादा कुछ और गलत हो नहीं सकता है। दूसरी बात, यदि वाकई ये सच्चाई है तो यह भी भारतीय समाज के प्रति और साधु समाज के प्रति एक प्रकार का, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मैं तो फिर बहुत ही बुरा, श्रद्धा जो है वही खत्म हो जाएगा। किसको किसके आगे आदमी लोग जाएगा। आगे खबर और बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केरल का नाम क्यों बदला गया आपको बताएंगे, और लेकिन इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। केंद्र ने केरल का नाम बदला तो शशि थरूर ने कहा कि हम तो मलयाली में हमेशा से ही केरलम कहते हैं, जो कौन सा बड़ा काम किया है आपने, अरे हमारे यहाँ विकास के काम कराइए, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट दीजिए, ये सब बात आप करते। केरला है कि केरलम है, हमको जो बोलना है हम बोलते ही हैं। So now the Malayalam word is coming in English. I don't know what difference it makes. You know, the government has not given us an AIMS, has not given us any new institutions, has not given us support for coastal erosion. They have given us no projects in the union budget. अब वो इसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं मान रहे हैं, लेकिन नाम हमारे यहाँ बहुत बदले हैं। कलकत्ता कोलकाता हुआ था, मद्रास चेन्नई हुआ था, राज्यों का, और राज्य का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा कि पूरा बदल दिया हो। नहीं, राज्य का नाम यूपी प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बना, वो फिर वो तो पुरानी बात है। मैं तो हाल की बातें कर रहा हूँ, मतलब मैसूर कर्नाटक बना, मद्रास जो है तमिलनाडु बना। लेकिन एक दूसरा मामला जो चल रहा है वो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी, ये बात सच है कि वो बहुत वक्त से ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल। थरूर साहब को ये शायद नहीं पता कि केरल विधानसभा ने 2 बार ये प्रस्ताव पारित करके दिया है, और लास्ट में 2024 में आखिरी बार प्रस्ताव। तो ममता जी की बात क्यों नहीं मानी जा रही? वो कह रही है पश्चिम बंगाल को बंगाल करो, ये ईस्ट वेस्ट बंगाल का क्या मतलब है? ये सब आजादी से पहले था, और आप इसको सीधे बंगाल करिए, पश्चिम बंगला, मतलब जो भी वो चाह रही है वो। हाँ भाई, वेस्ट अब इसमें, अब या तो इसमें ये मामला है, ये आरएसएस वाला अखंड भारत वाला मामला है कि भाई बंगाल तो पूरा तभी होगा जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जुड़ जाएगा, या तो वो सोच है, नहीं तो फिर बंगाल का नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? सुन लेते हैं उनकी बात। এই জন্যই করেছিলাম যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার শিক্ষা, বাংলার নামের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের ইয়াং জেনারেশন, নিউ জেনারেশন, যারা স্টুডেন্ট, যারা পড়াশোনা করে, যারা ইন্টারভিউতে যায়, যারা স্টেট হিসেবে ডাক পায়, তাদের একদম লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতে হয়, সবার পরে তাদের ডাকি। বাংলা পেলে আমরা এরপরে বিতে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু যখন কেরালাটা আপনারা নতুন চ্যাপ্টার ওপেন করলেন, সেখানে সিপিএমের সাথে আপনাদের ভাব হয়েছে বলে আপনারা তাদেরটা করলেন। আপনি করেছেন, ভালো করেছেন, আমি আপনাকে কনগ্রাচুলেট করছি, কিন্তু আমি। सर आप बताइए सर, मांग जायज है ममता जी की? नहीं, ममता जी की मांग भी जायज है, और 2 बार जो बंगाल की विधानसभा, उन्होंने भी ये बात कर दी है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि नाम में
कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। उसमें दो कारण जो मैंने देखे केंद्र सरकार की तरफ से, एक बार जब उन्होंने दिया था तो 3 नाम उन्होंने दिए थे, अंग्रेजी में, हिंदी में और बांग्ला में। तो केंद्र सरकार ने उसे इसलिए खारिज कर दिया कि 3-3 नाम राज्य के नहीं हो सकते। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल विधानसभा ने फिर से प्रस्ताव पारित करके रखा जिसमें बांग्ला कहा गया। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि बांग्ला से बांग्लादेश का भ्रम होता है, इसलिए कुछ इस बार बंगाल कर दें सर। समीर जी एक छोटा कमेंट सर। नाम बदला जाएगा, लेकिन 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अभी बीजेपी की सरकार आएगी, उसके बाद नाम बदला जाएगा। ममता के राज में नाम नहीं बदला जाएगा, जब सरकार आएगी तो नाम निश्चित रूप से बदला जाएगा। और राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा है। केरल सरकार ने भी बहुत पहले भेजा था कि भाई केरलम कर दीजिए, वो नारियल का स्टेट है। तो केरल, पहले तो केरलम ही था, अंग्रेजों ने उसको अपने संविधान नारियल से क्या लेने देना सर? सर नारियल की भूमि है ना केरल। केरल तो जो जंगल है, केरल होता है। केरलम मतलब नारियल की भूमि, केरलम का मतलब है नारियल, केरलम नहीं, केरलम का मतलब नारियम और अलम का मतलब भूमि, तो दोनों मिला के नारियल की भूमि है, इसलिए केरलम का उन्होंने कहा था। और इसलिए वो नारियल की भूमि है, इसलिए केरलम उसका कर दिया गया, राज्य सरकार ने कहा था। बंगाल भी होगा, लेकिन अगर बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की सरकार आके बनाएगी उसको। एक लाइन बोल दूं, सरकार ने नाम में वैसे नहीं रखा होता, लेकिन मेरा मानना है कि जिस देश, स्थानीय संस्कृति, वही सा ही नाम होना, जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।